औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान दासुन। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि कुछ दिनों पहले एक हादसा पेश आया जो कि लियारी में इमारत गिर गई और जो है वो उसमें वो बहुत रिहायशी इमारत थी। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ लियारी की अभी मुतादिद जो बिल्डिंग्स हैं अभी भी जो है वो काफ़ी जिस तरह से बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि बहुत ही उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जो कि अभी वज़ीर आला सिंध ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उसके साथ साथ जिन्होंने ये भी कहा था कि आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनको फौरी तौर पे खाली कराया जाए। इसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पे जो लोग रह रहे थे इमारतों में खाली करा ली गई हैं, और जिसके साथ जो इमारत जो कि आपको पता है कि मुतासर उसमें लोग थे जो रह रहे थे, काफ़ी लोगों का जानी नुकसान भी हुआ उसमें। बहुत अफसोस का अलमिया है, लेकिन अभी तक उनको सिंध हुकूमत ने कोई जो है फैसिलिटेट नहीं किया गया। ऐलानात होते हैं, मुलाकातें होती हैं, लेकिन उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है हमारी, आपको पता है कि इस तरह के डिज़ास्टर्स हो जाते हैं सूबे में जो है आपको पता है कि कितने इस तरह की जो है तबाहियाँ आगे चली जाती हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। अगर मैं बात करूँ कि काफ़ी टाइम पहले भी इस तरह की इमारतें गिर गई हैं, और कभी जो है वो SBCA की जो है गफलत बताई जाती है, कभी किसी डिपार्टमेंट की बताई जाती है। लेकिन अफसोस की अलमिया यह है यहाँ पे कि लोगों को जो है किसी भी हाल में जो है फैसिलिटेट नहीं किया जाता। इस वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, इसके साथ साथ और भी इशूज़ पे बात करते रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से ज्वाइन किया है हमारे साथ मौजूद हैं शारिक जमाल, जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से रहनुमा है, और मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं राजा अंसारी साहब, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। आपसे मैं जानना चाहूँगी क्योंकि ज़ाहिर आप लोगों ने उस जगह का विजिट भी किया था, आप क्योंकि जब वहाँ पे गए थे फैमिलीज़ का क्या कहना है, उनको किसी तरह से लोगों ने फैसिलिटेट करने का कहा है? जी जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ नंबर वन तो ये बहुत बड़ा सान्या है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। जो लोग वहाँ बिल्डिंग्स में रह रहे थे, लाजमी बात है कि सबसे पहला जो फ़र्ज़ बनता है वो शहरियों का अपना फ़र्ज़ बनता है कि वो देखें कि हमारी बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है, और अगर उसमें कोई दरारें आ रही हैं या इस तरह की कोई नाजुक सूरत हाल है तो वो मुतल्लिका इदारों को बताएं। मैं समझता हूँ कि इस पूरे अमल में पूरी कराची में 500 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जो खस्ता हाल इमारतें उन्हें कहा जाए, और ये उनके न सिर्फ मकीनों का बल्कि पूरी कौम जो यहाँ हम सब कराची के रहने वाले हैं उनको इस तरफ सोचना चाहिए। हम अभी भी मैं समझता हूँ कि हालात तो ऐसे हैं कि हम ज़्यादा जैसे हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि इमारतें गिरें और फिर हम लाश उठाएं। बिल्कुल। ये लेकिन नहीं होना मुझे चाहिए, ये सॉरी मैं आपकी बात बेहसी। इंटरप्ट कर रही हूँ राजन साई साहब, बात ये है कि यहाँ पे जब हादसात हो जाते हैं फिर उसके बाद क्यों डिपार्टमेंट्स रखते हैं, क्यों उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव मैं होती यही हैं, यही बात उससे कर रहा पहले क्यों नहीं ये सारी चीज़ों के हूँ, मैं ऊपर जो यही है बात कार्रवाई कर रहा की हूँ। जा रही है अभी? क्योंकि रिसेंटली आपको बताया कि डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर्स भी उनको मुअत्तल किया गया है लियारी का जो इंसिडेंट हुआ था उस हवाले से। लेकिन इससे एग्जैक्टली, पहले जो है पहले होना वो चाहिए काली भर्ती हो प्रिकॉशनरी। जाती हैं, और फिर वो हाँ, पैसों की लेन देन करके मामला जो है वो चल रहे होते हैं। क्यों नहीं डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई की प्रिकॉशनरी जाती है? मेजर्स लेने चाहिए। एग्जैक्टली। अफसोस ये है कि सिंध में हमारे यहाँ जो जितने भी पब्लिक सर्विसेज इदारे हैं, जिसमें SBCA भी पब्लिक सर्विस इदारा है बेसिकली, उन इदारों में अफसरशाही की मौज मस्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आम आदमी एक इस शहर के मालिक की हैसियत में नहीं बल्कि ग़ुलाम की हैसियत में वहाँ जाता है। धक्के खाने पड़ते हैं अपनी फ़ाइलों के पीछे, अपने जायज़ कामों के लिए भी दिन लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, लेकिन काम नहीं होते। और कहते हैं यहाँ पे एक बड़ा कराची में फ़िक्रा बड़ा आम है कि जिस फाइल को पहिए लगे होते हैं वो फाइल फिर आगे आपकी मूव होती है और वो फिर ठीक हो जाती है। मैं बिल्कुल। समझता हूँ ये कराची के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसकी रोकथाम के हवाले से ना सिर्फ कानून साजी होनी चाहिए बल्कि इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। बदकिस्मती ये है कि इस तरह के जितने भी मामलात कराची के हवाले से होते रहे हैं उसमें हम सियासत करते रहे, पॉइंट स्कोरिंग करते रहे, तनकीद करते रहे, एक दूसरे के गिरेबान चाक करते रहे, लेकिन हमने उसकी तरफ अमली कदम नहीं उठाया। हम सब लोगों को मिलकर, अपोजिशन को, हुकूमती बेंचेस को मिलकर इसके लिए, क्योंकि ये सीरियस इश्यूज़ है, इसमें लोगों की जान सबसे बड़ी माल, दूसरी एग्जैक्टली। बात इन लोगों की ज़िंदगियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस इतने सीरियस इशू को गवर्नमेंट के साथ बैठ के, हम सब लोगों को बैठ के, हमें इसके तदारुक के हवाले से, इसकी रोकथाम के हवाले से अमली इकदाम उठाने पड़ेंगे, कानून साजी करनी पड़ेगी। मुतल्लिका लोग जो जो इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस में, मैं इसको नेग्लिजेंस नहीं कहता हूँ, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना पड़ेगा, उनको सज़ाएँ। अभी जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, लोगों की सस्पेंशन भी हुई है, उनके खिलाफ FIR का भी हम सुन रहे हैं, तो
तयन होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर ये तो इमारत चले गिर गई ना, ये सानिया होना था, ये हो गया, इसके लिए अल्टरनेट जगह उनको मिलनी चाहिए, रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जो इमारतें अभी नहीं गिरी, जो गिरने वाली हैं, 9 से ज़ायद उनका बिल्डिंग्स बताई जा रही उनका हैं इसमें। उनका कौन करेगा? उनको कौन लोगों को निकालेगा? सिर्फ क्या लोगों को निकाल के खुले आसमान तले बिठाना है? ये एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, ये जाने बचानी पड़ेंगी हमें। हम आज रो रहे हैं, कल को फिर हम उनकी लाशों पे बैठ के रोएं, ये नहीं होना चाहिए। आज हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी है बिल्कुल ठीक कि कह रहे हम हैं। इसको मैकेनिज्म उसका पूरा बनाएं, उसकी हिकमत अमली तैयार करें, लोगों को अल्टरनेट घर दें। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिनकी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई है, अभी उन्होंने कब्जे नहीं दिए हैं। वहाँ पे अल्टरनेट हो सकता है कि वहाँ से सिंध गवर्नमेंट उनसे बात करे, 2 साल के लिए 3 साल के लिए लोगों को वहाँ रिहाइश पजीर किया जा सकता है, जब तक के लिए उनके लिए मुस्तकिल घर ना बनाए जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि वो जो शहरी उसमें रहते हैं, उन लोगों ने टैक्स भी दिया है, उन्होंने वो घर खरीदे हैं, उस खरीदने के बाद जो सेल डीड या ट्रांसफ़र उन्होंने करवाया, उस पर तमाम सरकारी इदारों को टैक्स दिए हैं, पैसे दिए हैं, वो कोई गैर कानूनी तो नहीं रह रहे। लिहाजा उनको उसका अल्टरनेट जरूर मिलना चाहिए, और ये सरकार का काम होता है, हुकूमत का काम होता है। अगर मैं बात करूं पीपल्स पार्टी की, उनके ज़ाहिर आपको पता है पीपल्स पार्टी के लियारी में काफ़ी अच्छा खासा होल्ड है, और बिलावल भुट्टो जरदारी खुद पर्सनली उस हल्के में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। अब बात यह है कि जब वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लिए लोग इतने, मतलब आपको पता है वहाँ पे लोग जो है अपने काफ़ी जानसार हैं और काफ़ी उनके वहाँ पे जो है लोग सपोर्टिव हैं, लेकिन उसके बावजूद उस अपने हल्के में, मतलब हम पूरे कराची को तो अगर छोड़ दें, कराची को तो बहुत ही बुरा हाल है, सिर्फ स्पेसिफिक अगर हम लियारी की बात करते हैं तो लियारी का जब ये हाल है तो कराची का तो इससे बदतर हाल है। देखें, इस वक्त तो कराची में बहुत सारे तरक्याती मंसूबे अभी ज़ेर तामीर हैं, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ रोड भी, मतलब खड्डे भी हैं, पानी भी जमा हो जाता है। उम्मीद यही रखनी चाहिए कि आइन जिस तरह बताया जा रहा है कि 2 साल के अंदर जब ये मंसूबे तकमील पे पहुँचेंगे तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा हमें बेहतर नज़र आएगा। लेकिन इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट का कम से कम इस इकदाम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि लियारी हादसे के बाद फौरी तौर पर उन्होंने एक्शंस लिए हैं, और अभी जिस तरह सुनने में आ रहा है कि कुछ जगहों पे सुस्ती है क्योंकि अभी तक उनको अल्टरनेट घर नहीं मिले, या उनकी जो रिहेबिलिटेशन के हवाले से इश्यूज़ हैं, उस पर भी मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट को फौरी इकदाम लेने चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि हम सियासत के लिए हमारे पास और बहुत सा इश्यूज़ हैं, कम से कम इस तरह के जब सानेहात हैं, इस पर हम सियासत करने के बजाय हमें एक दूसरे के साथ मिल बैठ के इस्लाही इकदाम लेने चाहिए, और इस तरह के आने वाले दिनों में, ताकि इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हों। ठीक है। क्या कहेंगे आप शाही जमाल साहब, आपने खुद भी पर्सनली वहाँ पे विज़िट किया, लोगों की आपने सुनवाई भी सुनी होगी, लोगों का क्या कहना है, वहाँ का क्या सूरत हाल है, उनको कब ऑल्टरनेट वहाँ पे दिया जाएगा? गवर्नमेंट मतलब आपको पता है हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है दावे वादे तो करती भी नज़र आती है, लेकिन फैसिलिटेशन कहीं पर भी नहीं नज़र आती, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, आपने सिंध गवर्नमेंट की बात करी, ऐलानात आपने कहा ऐलानात हुए। अच्छा, ये पहला वाक़या नहीं है, ना सिंध में ना पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, ऐलानात होते हैं हुकूमतों की तरफ से, फिर कुछ दिनों बाद एक नया बड़ा वाक़या होता है, उससे ज़्यादा गमगीन, उससे ज़्यादा संजीदा, सब उसको भूल के उस तरफ लग जाते हैं, उसको कोई पूछता भी नहीं है उनके। मैं अभी आपको कह सकता हूँ कि कुछ दिनों बाद आप प्रोग्राम कर रही होंगी, ना मैं बात कर रहा हूँ, ना ये बात कर रहे होंगे, हम किसी नए इशू पे, कोई बड़े इशू पे हम बात कर रहे होंगे। तो ये तो खैर देखें, आज भी गिरफ्तारियाँ हुई, आज तो सुना है SBC के ऑफिस से जाके उन 12-13 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए, सबसे आसान हल है, इस्लाम हमारा कहता है कि सज़ा और जज़ा का निज़ाम, जब तक सज़ा और जज़ा नहीं होगी तो कुछ भी आपका सही नहीं हो सकता। जिस टाइम ये बिल्डिंग तामीर हुई, उस दौरान लियारी में, टाउन में जो SBC के जो अफसरान थे, अगर वो मर गए या जिंदा हैं, जो भी हैं, रिटायर हो गए, घरों पे हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनको बुला के उनके ऊपर खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनको सलाखों के पीछे डालें। आप ये बात कर रहे हैं, शाही जमाल साहब, यहाँ पे बड़े-बड़े बिल्डर्स भाग जाते हैं, जो गवर्नमेंट आपको पता है सारी मामला यही बात आपको कर रहा हूँ ना। देखिए, फिर तो सही हो ही नहीं सकता ना, कोई डिपार्टमेंट में अगर आप एक डॉग भी रखते तो आपको तो उसमें इलाके पुलिस को देना पड़ता है। आज से 2 साल पहले अभी वाला जो अफसर होगा, सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे, वो भी राशि होंगे, वो अभी भी यही काम कर रहे होंगे अभी के जो है, मगर आज वाले अफसर को उठा के सस्पेंड करना या उसको सजा देना, 30 साल पहले उसने तो बिल्डिंग नहीं बनाई थी ना। सही बात है। आप उसको ढूंढ के निकाल के आओ, जिसने, ये खुद ही तहकीकात में बोल रहे हैं कि इसका नक्शा भी पास नहीं हुआ हुआ है, इसका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है इस बिल्डिंग का,
तो फिर कैसे तामीर हो गई? फिर तो 30 साल पहले जो बिल्डिंग वो तामीर हुई तो उस टाइम के अफसर को उठा के ले गए ना भाई, आपके नहीं। अभी आप छोड़ें, आप यहाँ पे एक तजुर्बा करें, अभी एक बजरी की गाड़ी गिरवाएं ट्रक और कुछ ब्लॉक उतरवाएं और एक सीमेंट का, मैं तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बजरी की आप सुजुकी भी उतारेंगे ना, SBCA का जो बीटर है वो आपके पास पहुंच जाएगा, उसके अफसर को इतला मिल जाएगी, वो आपकी गेट पे पैसा लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। इतना बेहतरीन नेटवर्क है, अगर ये ईमानदारी से काम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, जब तक सजाएं नहीं होंगी, ऐलानात की हद तक बात रहेगी। उन्हें आज, अच्छा आज ये एक वाकया था, एक बिल्डिंग गिरी 4 मंजिला 6 मंजिला, उसमें 27 से ज़्यादा लोग जो है वो जान से चले गए, कुछ जख्मी हो गए, तो हम इसको इशू बना रहे हैं। इस कराची शहर में तो अगर आप महीने के काउंट करें तो डाकू भी 30-40 बंदे मार के चले जाते हैं। तो ये तो एक चलो बड़ा सा हो गया, एक साथ 27 लोग, बिल्डिंग थी गिर गई। तो यहाँ तो वैसे ही कोई नहीं पूछ रहा। सिंध हुकूमत के ऐलानात आप आज नहीं, मतलब ही तो सबसे बड़ा ये लोग हैं, इन्हीं के अफसरान हैं, इन्होंने तैनातियां करी हुई हैं, पैसे दे के आते हैं सीटों के, थाने हो चाहे SBC हो, KD हो, हर जगह पैसा दे के आते हैं, वो पैसा पूरा करते हैं अपना। उनकी भी, उन अफसरों की भी गलती नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ। इन अफसरों की, मैं तो कहता हूँ ना थानेदार की गलती ना इन अफसरों की गलती। जब उनको पैसा दे के आप पोसेंगे दोगे तो वो अपना भाई पैसे का 4 गुना कमा के जाएंगे उधर से। वो फिर जानों की परवाह नहीं करेंगे कि कौन मरेगा, कौन जिंदा बचेगा, कौन सी बिल्डिंग गिरेगी, कहाँ पे डकैतियां होंगी, कहाँ पे मंशियात बिकेगी। तो ये तो मामूल है, जब तक इनको सजाएं नहीं होंगी। और सिंध हुकूमत जो है बेहतर काम करना, मैं उनकी नीयत पे चले अभी भी शक नहीं करता हूँ। अल्लाह पाक कहते हैं कि उम्मीद से दुनिया कायम है, अच्छी की उम्मीद रखो। भाई कुछ करके दिखा देना जिससे हम, जैसे हम आपके मुखालिफ है, आप हमें मुखालिफ बोलते हो, कि हम आपकी तारीफ करें बैठ के, हाँ यार आपका इक़दाम है। आज गिरफ्तारियाँ हुई, अच्छा है, मगर गिरफ्तारी के उस पर अमल भी, सज़ा भी होनी चाहिए ना। वो आप नाम की गिरफ्तारी करके 4 दिन बाद अदालतों से आप सबूत ही नहीं दो, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं पेश करो, केस तो इनका सरकारी लड़ेगी ना, सरकारी वकील लड़ेगा। साहब ने कहा कि फाइल्स रखी हुई होती है, फाइल्स दबा दी यही जाती बोल है, रहा क्या हूँ। होता है कुछ नहीं समझ जब आता, आप इंसाफ अदालतों नहीं को आप अदालतों को सबूत नहीं देंगे तो अदालत जो है, जज जो है, वो खामखाई की सजा थोड़ी दे देगा। तो केस तो आप लोग कमजोर करोगे, यही लोग हैं। आप इनकी जितने अफसरान हैं, आप देख लेना किसका किससे लिंक है, कहाँ कौन कोई किसकी किससे रिश्तेदारी है, सब पता चल जाएगा। जब तक ये मेरिट पे काम नहीं होगा, मेरिट पे नौकरियां नहीं मिलेंगी कराची में, ये होता रहेगा। तो इसको आप रोक ही नहीं सकते। बिल्कुल, मेरिट तो यहाँ पे है ही नहीं। क्या कहेंगे आप, मेरिट आपको लगता है कि यहाँ पे मेरिट पे काम होता हुआ नजर आता है कि देखें, जब तक कोई सिफारिश, इवन हॉस्पिटल्स में भी आपको पता है फोन करवा दो तो तब मरीज को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करते हो। ये हमारी यहाँ पे बड़ा अफसोस का अलमिया है कि यहाँ पे अलमिया ये कि जब तक आप ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं करते तब तक आपको जो है ना आपका काम नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये हमारा सियासी अलमिया नहीं है, ये हमारा सोशल अलमिया है। एज ए सोसाइटी अब ये हम समझते हैं कि जब जहाँ तक सिफारिश नहीं है, हर आदमी को VIP प्रोटोकॉल चाहिए, हॉस्पिटल्स में भी चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि यार हमारा नंबर पहले लग जाए, हम ये नहीं सोचते कि जो हमसे पहले आए वो भी इंसान ही है। ये ओवरऑल एक सोशल हमारा, मैं समझता हूँ कि एक एलिमेंट हो गया है। लेकिन अफसरान, ब्यूरोक्रेसी में अच्छे अफसरान भी हैं जो ईमानदारी से काम भी करते हैं। और हमारे यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं शारिक भाई के सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं है। सिर्फ सज़ा नहीं, जज़ा भी होनी चाहिए। आपने अभी तक सुना किसी अफसर को इस बात पे शाबाशी मिली हो कि उसने किसी MPA का, किसी मिनिस्टर का चालान किया है? मरियम नवाज साहिबा ने बुला, उनके बेटे का चालान हुआ, उन्होंने पूरी टीम को बुलाया, शाबाशी दी। एक MPA को रोका गया कुछ अर्सा पहले, उन्होंने बुलाया पुलिस वालों को और शाबाशी दी कि आपने मेरे सरकारी MPA था मुस्लिम लीग नून का, आपने उसकी गाड़ी रोकी, तलाशी ली, आपका काम था कानून नाफिज करना, आपने किया, आप उसके ओहदे से नहीं डरे, वेल डन बेटा, जबरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो इस तरह हमें यहाँ पे सिर्फ सजा नहीं, जजा भी आनी चाहिए। यहाँ पे लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए ताकि ये एक हिम्मत बढ़े अफसरान में भी कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो हमें उसका रिवार्ड भी मिलेगा। सिर्फ तनख्वाह नहीं, हमें शाबाशी भी मिलेगी। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, हमारा वजीर आला, हमारा मिनिस्टर, हमारा MPA हमें उसका रिगार्ड भी करेगा उसका। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई, गलत हो गई, तो हम उसके खिलाफ तनकीद भी करते हैं, उनको सज़ाओं का मुतालबा भी करते हैं और गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। इस बिल्डिंग के हवाले से जो मैं वहाँ गया और जो मैंने मेरी आँख ने देखा, मुझे इस बिल्डिंग के गिरने के कुछ और वजूहात भी लग रहे हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि किसी पे इल्ज़ाम में नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस पे ज़रूर इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसके गिरने के असबाब क्या थे। क्योंकि बज़ाहिर मटीरियल अभी भी नया लग रहा था, ब्लॉक्स की कंडीशन, लोहे की कंडीशन ठीक थी। मुझे लग रहा है कि ये ज़ेरे ज़मीन जो है वो कोई इशू हुआ है पानी की वजह से,
सीपेज की वजह से या किसी और वजह से, ये मुझे लग रहा है। हो सकता है ना हो इस तरह, लेकिन उसकी तहकीक कौन करेगा? इसके टेक्निकल लोग जो इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स की टीम है, एसवीसीए के पास पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं। इसका जरूर तयन जरूर होना चाहिए कि ये क्यों गिरी। हो सकता है कि जो वारदात ज़ेरे ज़मीन हो गई है, हो सकता है कराची की और बिल्डिंग्स जो हैं बाज़ाहिर बड़ी शानदार लग रही हैं, अभी मुझे सुन रहा था एक रिपोर्ट के कराची में मुसलसल बारिशों की वजह से, और प्लस जो है जो हम आरओ प्लांट्स लगाते हैं और पानी नीचे ज़मीन से खींचते हैं, नीचे ज़ेरे ज़मीन खड्डे बन रहे हैं, एक गैप बनता जा रहा है। जो गैप लाजमी बात है, वज़नदार जब इमारतें हैं और नीचे आप ज़ेरे ज़मीन गैप्स बन रहे हैं, तो वो वज़न से वो गैप भरेगा तो वो इमारत धंसती जाएगी। सही बात है। क्लिफ्टन पे समंदर के किनारे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, इसको चेक करना चाहिए, सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए। आजकल तो मशीनरी है, साइंस ने बड़ी तरक्की की है, इक्विपमेंट्स हैं, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब हम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हमें और हादसात का सामना करना पड़ेगा। सही बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जिस तरह ये मेरी राय है या मैंने एक तजवीज़ दी है, शारिक भाई हैं असेंबली में बैठते हैं, इनके पास तजावीज़ होंगी, हम लोगों को मिलकर इस शहर को आने वाले ख़तरात से बचाना होगा, और सिर्फ इस शहर को नहीं, पूरे सिंध को, सिंध के और अजला में भी ये हालत है। तो हमें चाहिए कि हम मिल बैठ के इन तमाम चीज़ों का करें, लेकिन वही बात है कि सुनने वाला भी होना चाहिए। आगे से हुकूमत है, मैं सिंध हुकूमत, हमारी फेडरल में हमारी इत्तेहादी है, मैं सिंध गवर्नमेंट इस आपके कैमरा के तवसुत से, मैं जो आला इख्तियार हैं और सिंध गवर्नमेंट के जो वज़ीर आला हैं, उनकी पूरी टीम है, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपोजिशन को सुने, दीगर स्टेक होल्डर्स को सुने, उनके पास जाएं, उनसे बात करें, कराची के मौजू पर सेमिनार्स बुलाएं, कराची के मौजू पर मीटिंग्स कॉल करें। और ये जिस तरह मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा आए दिन, हर घंटे के बाद, हर आधे घंटे के बाद मुख्तलिफ इशूज़ पर मीटिंग्स करती हैं, अफसरान के साथ, सियासी रहनुमाओं के साथ, अपोजिशन के साथ, यहाँ पर भी आप शुरू करें, ताकि आने वाले दिनों में हम कराची को और कराची समेत सिंध के बाकी अजला को हम बेहतर देख सकें। बिल्कुल। अब हम काफ़ी प्रोग्राम्स में जो है मरियम नवाज साहिबा जो उनकी हम कारकर्दगी को अप्रिशिएट करते हुए हैं, क्योंकि वाकई में नज़र आ रहा है जिस तरह से वो पंजाब के लिए काम करती हुई नज़र आ रही है, अंडर बाईपास हो, ओवरहेड ब्रिजेस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ में। जिस तरह से आपने अभी खुद जिक्र किया कि उन्होंने अपने साहबजादे को जब उनके रोका गया था जो टिंटेड ग्लास के हवाले से, तो उन्होंने बाकायदा अप्रिशिएट किया उस पूरी टीम को। यहाँ पर तो अगर हम ट्रैफिक पुलिस रोकता है या आपको पता है आप 100-200 में जो है वो बिल्कुल उनके मामला वो हो जाते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है आप जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे तो कोई कानून नजर ही नहीं आता। काफी स्ट्रिक्टनेस की गई है डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से, लेकिन फिर से वही सारी चीजें कि यहाँ पे आपको पता है कि वही सारी चीज रिपीटेड नजर आती है, कुछ यहाँ पे बेहतरी होने वाली नहीं है। ये अफसोस है यहाँ पे। सोसाइटी को आप ठीक नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही है। हम सब, मैंने पहले ही कहा कि अगर ट्रैफिक वाला हमें रोकता है तो हम खुद कोशिश करते हैं बीइंग ए शहरी कि हम चालान ना दें, हम अपनी गलती एक्सेप्ट ना करें, बल्कि हम 2-4 रुपए में, 200-400 रुपए में ये काम जो है इधर ही निपटा दें। ये बेसिकली सोशल एलिमेंट्स हैं। तो हमें इस मुल्क को अपना मुल्क समझना चाहे, सबसे पहले तो हमें जहनी तौर पर हम 14 अगस्त को सिर्फ नहीं, हमें पूरा साल इस मुल्क को अपना समझना पड़ेगा कि ये मुल्क हमारा है, इसके इदारे हमारे हैं, और हमें बहैसियत कौम भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने पड़ेंगे। और ये सियासी जमातों का काम होता था। आजकल वो सियासी जमातें, वो तरबियती नशस्तें वो नहीं होती हैं। किसी ज़माने में सियासी जमातें अपने वर्कर्स को तरबियत देते थे कि सोसाइटी को किस तरह आगे लेके चलना है, और सियासतदान सोसाइटी के रोल मॉडल हुआ करते थे। बदकिस्मती हम सब की है, मैं उसमें अपने आप को भी कसूरवार समझता हूँ और बाकी अपनी जमातों को भी, कि उन्होंने अपना वो रोल इख्तियार नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए, जो सोसाइटी को आगे लेके जाता है। हम दुनिया के दीगर ममालिक में देखते हैं, मेरी स्टडीज़ यूके में हुई, वहाँ पे हमारे साथ ट्रेन पर लंदन सिटी का मेयर भी ट्रेवल करता था और पार्लियामेंट के मेंबर्स भी ट्रेवल करते थे। हम सब इकट्ठे यहाँ से जाते थे और अपने अपने स्टॉप्स पे उतरते थे, वापसी भी इकट्ठे आते थे। और हमें मालूम होता था, टेलीविज़न या अखबारात के ज़रिए हम जानते थे, लेकिन वो आम आदमी तरह ट्रेवल करते थे, जगह नहीं होती थी तो खड़े होते थे। तो उस इतनी बड़ी तरक्की याफ्ता सोसाइटी किस तरह बनी, कैसे बनी, किस तरह उनके वैल्यूज़ आज हमसे ज़्यादा रिच हो गए, वो सिर्फ इसलिए, मैंने जो देखा वो मुकम्मल तौर पर इस्लाम पर अमल करते हैं। मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बोलते, लेकिन अमल पूरा इस्लामी तालीमात पे करते हैं। हम, मैं समझता हूँ, बराए नाम मुसलमान रह गए। हमें अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे, इस्लाम की तालीमात पे अमल करना पड़ेगा। मुझे बताएं वो कौन सी हुकूमत है जो आके दुकानदार को कहती है कि तुम गलत तोलो? तो कोई नहीं भी कहती नहीं है। कौन सी हुकूमत है जो कहती है कि आगे इसमें मिलावट करके लोगों को बेचो? हमें हर मिन हौसल कौम, हर जगह जहां हमें मौका मिलता है
हम डंडी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको पता है महंगाई इतनी हो गई ना कि अब दुकानदार भी मजबूर हो चुके हैं, अब या तो चालान इतने भारी भारी आ जाते हैं, फिर आवाम इतने ज़्यादा टैक्सेस देती है, तो वो उस चीज़ को लेवल करने के लिए तो कहीं ना कहीं से तो जाहिर सी बात है वो चीज़ पूरी करेगी ना। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इतनी जब खराबियाँ मौजूद हैं इस निज़ाम में, तो क्या सिर्फ हम उन खराबियों की निशानदेही करते रहेंगे या उन खराबियों को दुरुस्त करने के लिए इकदाम भी उठाएंगे? किसका फ़र्ज़ है? कौन है वो लोग जो इस मुल्क में सियासत करते हैं, वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं? ये नुमाइंदों का काम है। अगर हम आज हमें ये एहसास हो जाए कि हम इस कौम के नुमाइंदे हैं, तो फिर हमें अपने रवैये इस कौम के लिए बेहतर करने पड़ेंगे। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे अमल से सिर्फ सियासत बराए सियासत हो रही है या सियासत बराए इस्लाह हो रही है, ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। जैसे राजन अंसारी साहब ने कहा कि आप कोई भी टीम जो है मतलब कोई भी आप इमारत बनाते हैं तो उससे पहले इसका बाकायदा प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इवन ये जब इमारत गिरी है, मस्मार हुई है, उसके लिए भी प्रॉपर जो है वो टीम तश्कील देनी चाहिए और इसके ऊपर जो है मतलब पूरी एक आप रिपोर्ट बननी चाहिए कि सिविल इंजीनियर्स को ले जाके। तो आप क्या समझती हैं कि हमने तो और ममालिक में देखा है कि कोई भी अगर इमारत बनती है तो उससे पहले प्रॉपर उसकी इंस्पेक्शन की जाती है, वहाँ पे टीम्स मौजूद होती हैं, फिर उसके बाद जो इमारत तैयार की जाती है। तो बाहर तो इस तरह के कोई मामला नजर नहीं आते, सब ये सिंध और मतलब पाकिस्तान में क्यों इस तरह से चीज़ें हमें नजर आ रही हैं? देखिए, पाकिस्तान में तो नहीं, ज़्यादातर ये सिंध और कराची जो शुरू से इग्नोर किया जाता है कराची को ना। देखिए, अभी इन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली, मैं बहुत सारी बातों पे इत्तेफाक भी करूंगा, बहुत सी बातों को मैं नहीं मानता, डिनाई करूंगा। ठीक है, अभी आप ये कराची में सिर्फ लियारी की नहीं, आप जौहर चले जाएं, आप लियारी चले जाएं, जो जिसकी बात हो रही है, आप लियाकताबाद चले जाएं, 40-40 गज, 80-80 गज नाज़िमाबाद में। वो देखिए, SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसका काम क्या है? सिर्फ इसका काम ये नहीं है कि नक्शा लेके अपनी रिश्वत लेके नक्शा पास कर दिया। आप जायज़, ये भी जायज़ घर की बात कर रहे थे ना, जायज़ काम कराने को भी, जो बिल्कुल जायज़ घर बनाएगा उसको भी पैसे दे, जब तक नहीं देगा उसका नक्शा पास नहीं होगा। ये कोई मैं नया इंकशाफ नहीं कर रहा हूँ, इधर कराची के सिंध के एक बच्चे को पता है कि SBC क्या काम कर रही है। ठीक है, इनका काम सिर्फ ये नहीं है, बिल्डिंग बनना, बिल्डिंग की इंस्पेक्शन, मटीरियल क्या लग रहा है, उधर कोई इंस्पेक्टर तैनात करना कि भाई ये बिल्डिंग है, ये बिल्डर बना रहा है वो। अच्छा, इसमें ये बोल रहे हैं, मैं इसमें एक बात पे इत्तेफाक करूंगा कि हमारी आवाम इन ऐसे बिल्डरों से ख़रीदते क्यों हैं? ठीक है, आप इनसे परचेजिंग करने से पहले उस बिल्डर से मांगें कि अपना नक्शा दिखाओ, अपनी अप्रूवल दिखाओ, अपना मटेरियल दिखाओ, जाके चेक करें ना कि आप बुक करवा रहे हो, आप 5-5 साल लगातार पेमेंटें भरते हो, इंस्टॉलमेंट भरते हो, 3 साल भरते हो। खैर 3 साल का बोलते, 3 साल पे तो मिलता नहीं है, 6-6, 7 साल लगा देते हैं बिल्डर, और फिर इजाफी जो पैसे हैं वो भी ले रहे होते हैं। तो ये आवाम को भी चाहिए कि भाई, यही मैं बोल रहा हूँ, मैंने उसको ये नहीं पता मैं यही बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनको भी इन जैसे बिल्डर माफिया से, जो इन जैसे बिल्डर माफिया से जो आबाद में रजिस्टर नहीं है, जो इनकी एक आबाद है उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, वो नहीं है, उनसे आप कैसे खरीद रहे हो? आपकी बात ठीक है, मैं ये कह रही हूँ बेचारी आवाम दाल की भाव नहीं पता, वो बिल्डर से आके वो बोल रही है कि भाई तुम मुझे मटेरियल शो करो, तुम मुझे जो वो सारी सिविक सेंस की इन्होंने बात करी, आवाम में सिविक सेंस की बात करी, लोगों के पास ये 100% ये बिल्कुल अपनी जगह आज के बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, मगर मैं ये भी कराची के ही हैं, इन्होंने बताया, मगर ये इस चीज़ की ये भी गवाह हैं कि कराची की आवाम पहले ऐसी नहीं थी। ठीक है, मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, जब से कराची में एडिशन हुआ मैं अच्छा नहीं समझता, सबका मुल्क है, सबका शहर है, सब आए, मगर जब मेरी कराची की बात होती है ना कि कराची वाले ये कर रहे हैं, लोगों को भी सेंस नहीं है। देखिए, कराची के लोगों को रोडे दोगे ना तो वो चलान बनने को भी तैयार होंगे। ठीक है, उनको दे कुछ रहे नहीं हो, पानी उनको दे नहीं रहो, गैस उनके घर आ नहीं रही, बिजली उनको है नहीं, आप बोल लो कराची की आवाम इंसान के बच्चे के बन के चले, नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो काम हुकूमत माँ होती है ना, रियासत माँ होती है, माँ अपने बच्चे को पाल पोस के अच्छे से तैयार करेगी तो बच्चा अच्छा लगेगा। ठीक है, बच्चा उसका कहना भी मानेगा। अगर माँ उसको बिला वजह मारती रहेगी, कूटती रहेगी कि तू ही मेरा वो कर और मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तो बच्चा एक दिन बिगड़ के मवाली ही बनेगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ, नहीं मैं यही बोल रहा हूँ, ये तो बेचारे कराची वाले डंपर से भी मरते हैं, डकैतों से भी मरते हैं, बिजली जो 18-18, 20-20 घंटे बिजली नहीं है, फेडरल इनका डिपार्टमेंट है कि इलेक्ट्रिक को नहीं काबू कर सकते, ये नेपरा नहीं काबू कर सकता, करके दिखा देना, मैं मानता हूँ। ठीक है, 12 घंटे की नेपरा ने लोड शेडिंग, नेपरा तो बोलती है हम बोलते ही नहीं है, ऑफिशियली 12 घंटे है, हाई लॉस पे 12 घंटे है। ठीक है, ये वफाक काबू करके दिखाए, नेपरा काबू करके दिखाए। हमारी सुई गैस जो हमारे सिंध से निकल रही है,
हमारे घर पे 9 बजे लोड शेडिंग शुरू होती है, हम सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हमारे घर पे हमारी खवातीन इंतजार कर रही होती है, गैस जले तो बच्चों को नाश्ता करके स्कूल भेजें, तो कभी कभी तो आती भी नहीं तो भूखे जाना पड़ता है। तो सब चीज़ हमारे पास, और हम ही कानून पे कैसे अमल करेंगे? लोग बिगड़े ही इसलिए हैं। अगर कोई भेज रहा है, ठीक है, वो अफसर जाके उसको बोलता है कि भाई मुझे 50,000 दे दो, उन्हें 2 लाख का चालान करूंगा, तो ये इंसानी फितरत है, वो 50 दे के जान छुड़ाता है ना? राशि अफसरान है तो ये माहौल खराब हो रहा है ना। कानून सख्त कर दो। वो जो पुलिस वाला रोड पे चालान काट रहा है वो नहीं लेना रिश्वत, बोल तेरा चालान ही कटेगा, भरेंगे कराची वाले। तो भाई ये माहौल आपको सही करना पड़ेगा, इन कराची के लोगों को सहूलतें दो, कराची सीधा होगा, कराची चला के दिखाएगा। कराची के लोगों को 2 जगह थाने, हमारे जो सीएम है वो मरियम साहिबा को देखते थोड़ा सा जो है भाई यहाँ पे यही के ताजिर ने बोला था ना, ठीक है। हमारे एमपीएस है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एमकेएम के एमपीएस ने खड़े होकर पंजाब की इस बजट सेशन में मिसालें दी हैं, मरियम नवाज साहिबा की मिसाल दी है। अगर वो जो काम करेगा, मैं यही बोल रहा हूँ, जो काम करेगा उसकी तारीफ बनती है। ये सियासी मुखालफत पे नहीं, इंसान ने सबने मरना है, सबने जाके जवाब देना है। मैं बिला वजह नहीं बोलूंगा कि नून लीग खराब काम, नून लीग काम अच्छा कर रही तो मैं करूंगा, पंजाब बनाए। मैं तो आज नहीं, मैं शुरू से बोलता हूँ, मैं शुरू से लोगों को ये बोलता हूँ कि 3 हुकूमत नवाज शरीफ साहब की रही, आप 3 हुकूमतों में टोटल इनका टर्नओवर लगा दो कि कितने साल वजीर आजम रहे, 8 साल या 9 साल कुछ बनता है। 9 साल में पूरा मोटरवेज का जाल बिछा दिया। हमारे सिंध वाले क्या कर रहे हैं? सिर्फ सिंध के, जहां सिंध की बात करो तुम सिंध माँ को, धरती माँ को तकसीम कर रहे हो। अरे माँ के साथ तुमने करा किया है, इसको माँ तो समझो। तुमने लियारी छोड़े, लाड़काना नहीं बनाया जिसके नाम पे खाते हैं ये लोग, जिसके नाम पे आज तक ये लोग कहा कमा रहे हैं। तो ये बेकार लोग हैं, जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। आप अच्छा, कर ही आप नहीं मुझे सकते। बताएं 2013 से लेके अगर हम अभी तक की बात करते हैं, 2016 सॉरी, उससे लेके अभी तक की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि नून लीग की हुकूमत में जो है सिंध को जो है वो बेहतर मतलब उसमें था, आपको नजर आता है इस दौरान? देखिए, आप बिला वजह अगर बोले 18वीं तरमीम में आ गई ना जी, बिल्कुल आई है। क्या 18वीं तरमीम के बाद वफाक कर क्या सकती है? नहीं, मैं ठीक है, बात करनी आज हम आप मैं यही बोल रहा था, फेडरल वो बिल्कुल प्रोजेक्ट है। इन्होंने अभी हमें जो कराची पैकेज नाम पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हमें एक फंड दिया, उसमें तकलीफ किसको हो रही है? बिलावल साहब को, पीपल्स पार्टी को, क्योंकि देर हो उसका सीएम बैठ के खुला तड़ी लगा रहा है। अब ये बोले ना हमारे इत्यादि, ठीक है, आसिफ भाई को ले ले, वो नहीं बोलते इत्यादि, वो हमें ये बोलते रहते तुम लोग इत्यादि, हम तो नहीं, हम तो पाकिस्तान को चलाने के लिए उनका साथ दे रहे। नहीं मानते। आपके प्रोग्राम में 10 दफा बैठ के बोला, लास्ट टाइम आसिफ मुझसे आए हुए थे, उन्होंने बैठ के बोला हम नून लीग के इत्यादि नहीं है। वो तो यही राग गाते हैं ना कि हम तो बस पाकिस्तान चलाना है, तो इस वजह से इनको हम साथ है, वरना हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इत्यादि तो ये एमके वाले बैठे हैं, इनके 2 मिनिस्टर है, ठीक है। हम उनसे सेहत का सवाल करते हैं, इनसे सिंध गवर्नमेंट से, हेल्थ मिनिस्ट्री से, तो बोलता है आपका तो वफाक में हेल्थ मिनिस्टर, उनसे करवा लो ना। अरे तो फिर 18वीं तरमीम खत्म करो, हम करवा लेंगे वफाक से सब, ठीक है। नहीं कर सकते ना यार, वफाक अपना हिस्सा सूबों को दे देता है, ठीक है। वो खुद कैसे गुजारा कर रहा है वो वजीर आजम आपको खुद पता होगा वफाक कैसे गुजारा हो। तो ये करके 3200 अरब 3400 अरब का बजट, आप तो सिंध का बजट तो 3400 अरब का इस साल आया, आप उसमें तो 1700 अरब तो ऐसे ही काट दें रिश्वत पे, मतलब वो खत्म आराम में चला गया। हाँ, आधा खत्म हो गया ना वो तो, ये पहले ही आप आधा काउंट करें। अब ये 1700 अरब तनख्वाहों में जाएंगे, काम कुछ भी नहीं होना। मैंने आपको बोला ना, आज आप ये कल आप कोई नया प्रोग्राम कर रही होंगी, इस लियारी वाले को भूल चुके होंगे, लोग ऐसे ही रूल रहे होंगे। तो भाई इधर जो चल रहा है वो एनजीओ चला रही है, या खुद जिना हॉस्पिटल एनजीओ चला रही है। आप हटा देना सारी एनजीओज को, आप हैंड्स को हटा दें जिसको ये फंड्स देते हैं, आप SIUT को हटा दें, सिंध का सेहत का निज़ाम भी कोलैप्स हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। सिंध में कोई अस्पताल नहीं बचेगा। ये बोलते कि गम्बट एक अस्पताल बना लिया, पे गम्बट भाई आज तो सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल होना चाहिए था। मैं तो बोल ही नहीं रहा ना कि सिर्फ कराची में हो, कराची वाले तो फिर भी लड़ झगड़ के कुछ ना कुछ करके जुगाड़ मार के कर ही लेते हैं। बेचारे सिंध में तो इससे बुरी हालत है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन कराची में भी कोई हालत बेहतर नहीं है। कराची की मैं तो ये गुजारिश करूंगा कम से कम भाई, यहाँ पे साफ पीने का पानी नहीं है, टूटी फूटी सड़कें, यही बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। लाइट्स यहाँ पे जो कि रोशनियों का शहर का कुछ भी नहीं है। सुई गैस ने काम करा, वफाकी इदारा है। सुई गैस ने काम किया, देखिए सुई गैस ने काम किया, वफाकी इदारा है, पूरा कराची खोदा। हमें इधर हमारे लोगों के ध्यान में क्या है, सुई गैस ने खो दिया, सुई गैस को बदवाएं दो, बुरा वाला बोलो, ठीक है। सुई गैस को तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई जब से पाकिस्तान बना फर्स्ट टाइम रिहैब का काम हुआ, सुई गैस की लाइनें चेंज होने जा रही है, और सुई गैस ने हर टाउनों को पैसा दिया है। ये पहले एक वाहिद इदारा है जो सबसे ज्यादा रोड कटिंग के मद में पैसा देता है।
तो ये टाउन चेयरमैनों से पूछो ना, ये 2.5 अरब 3 अरब रुपए लेके तुम लोग ने करा किया सही उसका, बात है, कुछ भी नहीं कौन किया। एहतसाब मैं करेगा? यही अभी कहने वाली थी, बड़े मजे की बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आ रही है, लेकिन आप पहले रोड्स का तो हाल बेहतर कर ले, चलेंगी कहाँ पे? आप भी कौन सी रही है? आज कराची को 16,000 बसों की जरूरत है, तो ये 300 बस ला के 17 साल में बोलते हैं हम 300 बस ले आए, वही दिखाते रहते हैं, हरी को लाल करते हैं, लाल को पिंक करते हैं, पिंक को नीली करते हैं, तो वही बसों को कलर पेपर चढ़ा चढ़ा के तो कलर चेंज करके दिखाए जा रहे हैं। तो भाई ये तो टोटल इदारा, अगर इधर एहतसाब हो ना, ये सिंध से 200-400 बंदे जब तक लटकेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको तब्दीली चाहिए, लटकना लटकाएं लोगों को। समझ नहीं आता है कि ये क्या अलमिया चल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि खराबियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खराबी नहीं होती तो हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें नजर आती है ना। हाँ। तो लाजिमी जब नजर आती है तो हर आदमी कहेगा, खुद पीपल्स पार्टी के दोस्त भी कहते हैं कि चीज़ें सब ठीक है, चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन हमें फिर भी जो है वो बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे दोस्त हैं, वो 100 दफ़ा कहें कि वो इत्तेहादी नहीं है या गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम आइनी ओहदे उनके पास हैं, वो इसी वजह से हैं कि गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। ना माने अलग बात है, हाँ कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत इन हालात में, पाकिस्तान के इन मुआशी हालात में पाकिस्तान को संभालना। ये मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये दिलगुर्दा है कि वो इतने मुश्किल हालात में मुल्क को संभालने के लिए फ्रंट लाइन पे आ गए हैं, और उन्होंने एक ऐसे मुल्क को जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था और वहाँ से संभाल के, और कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत की खातिर अनपॉपुलर डिसीशंस लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर हम समझते हैं कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, सही। लेकिन हमारी क़यादत हमेशा हमें ये समझाती है कि हमारी सियासत तो बच जाती, हम बहुत पॉपुलर जमात बन जाते। आज पीटीआई इतनी पॉपुलर नहीं होती, या और जो लोग हैं वो इस तरह हमसे हमें नहीं सड़कों पे कहते कि जी आप लोग इस तरह हैं या वैसे हैं, लेकिन वो जो इतना बड़ा PMLN का जो ग्राफ ऊपर तक जा रहा था और वोट को इज्जत दो का बयानिया जो इतना हम ऊपर लेके गए थे, हमें सिर्फ और सिर्फ कंप्रोमाइज इसलिए करना पड़ा कि हमें रियासत बचानी थी। हम समझ रहे थे कि अगर हम इस जिद पे खड़े रहे, हमारी नो डाउट हमारी पॉपुलैरिटी बहुत आसमानों को छू जाएगी, लेकिन ये मुल्क जो है उसकी कीमत अदा करेगा। तो मुल्क का सोचना था, रियासत को बचाना था, उस रियासत को बचाने की खातिर हमने अनपॉपुलर डिसीजंस लिए, और उसमें हमारी इत्तेहादी MQM भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है। इन सब लोगों ने भी ये इस बात को महसूस किया कि पाकिस्तान है तो हम हैं, मुल्क है तो हम हैं, इसलिए मुल्क को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं और अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हैं। अपने जो हमारा अपना अपना वोट बैंक है उसके खिलाफ जाकर भी दिए हैं। PMLN के लोग खुश नहीं होंगे कि हम MQM के साथ बैठे हैं, MQM के दोस्त जो उनके वोटर्स हैं वो शायद खुश ना हो कि हम PMLN के साथ आप जाके बैठ गए हो, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने क्यों की हैं? हमने मुल्क को बचाने के लिए की हैं। उससे एक सियासी हम आहंगी ने भी जन्म लिया है। आज MQM के दोस्त, मुस्लिम लीग नून के दोस्त, पीपल्स पार्टी के दोस्त, हम एक जगह पे बैठ के बात करते हैं, एक दूसरे से अपने जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रखते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात सुनते भी हैं। ये भी एक सियासी मैच्योरिटी आई है इस सोसाइटी में, तो ये आगे चल के इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलसल 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और वो हुकूमत किसी के एहसान पे नहीं है। सिंध के लोग उनको वोट करते हैं और वो अपने वोट की ताकत से आते भी हैं, और बहुत सी जगहों पे उन्होंने डिलीवर भी किया है, बहुत सी जगहों पे सिस्टम में ख़राबियाँ भी हैं। उस पर हमें चाहिए कि हम सिंध के वज़ीर आला और उनकी पूरी टीम के हाथ मजबूत करें, उन्हें बेहतर मशवरे दें, उनकी जो खराबियाँ हैं उनकी निशानदेही भी करें। अपोजिशन का यही किरदार होता है कि यहाँ आप ख़राब हैं, यहाँ आप ठीक करें इस मामले को, यहाँ आपके अफसरान की गलती है, यहाँ आपके सिस्टम की गलती है। रेवेन्यू के हवाले से बहुत बड़े इशूज़ हैं, ज़मीनों के हवाले से बहुत बड़े इशूज़ हैं, लेकिन उसको अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना ठीक करने की। अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जाएंगी। राजन ज़ाहिर साहब, मुझे बताएं शुरुआत करने के लिए और कितना टाइम आपको दरकार होगा? मतलब कितने साल गुजर चुके हैं आप, मतलब मुझे नहीं लगता है कि अभी दोबारा से उनको समझाने की ज़रूरत है। बार बार समझाने की ज़रूरत है। वो है ना कि रोशनी के लिए दरकार हैं गलियों को दिए, और दिए वो जिन्हें खून से भी निखारा जाए, खौफ है खामोशी और खौफ का रद्द आवाज़ें, अब जो चुप हैं उन्हें कातिल ही पुकारा जाए। तो खामोश नहीं रहना, बोलते रहना है, बात करते रहनी है। डायलॉग के प्रोसेस को कभी भी हमें स्टॉप नहीं करना, लेकिन हमने आगे भी बढ़ना है उसके साथ साथ। फिर ये है कि इस मुल्क का हमें एक ज़रूर ये फैसला करना पड़ेगा कि इस मुल्क की तरक्की का जो डिपेंडेंसी है ना वो है जमहूरियत पर। अगर जमहूरियत डिरेल होती है, जमहूरी निज़ाम खुदा न खास्ता कमज़ोर हो जाता है,
तो फिर हम आगे की तरफ सोचें ही ना, फिर हम तरक्की का बिल्कुल ना सोचें। मुल्क की तरक्की पिन्हा है इस बात में कि इस मुल्क के अंदर मजबूत जमहूरियत हो, मजबूत जमहूरी इदारे हों, मजबूत सियासी जमातें हों, और उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर पाकिस्तान के फ्यूचर को संवारना होगा। नहीं तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर बहुत सारी चीज़ों पे हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन उससे मामलात ख़राब होते हैं, उससे अच्छाई की तरफ नहीं जाते। कराची समेत सिंध के तमाम अजला में एहसास महरूमी मौजूद है, फिर भी सिंध के दीगर अजला के लोग ये समझते हैं कि लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा कराची शहर में है, मल्टीनेशनल शहर है, बहुत सारी कंपनीज यहाँ हैं, रोज़गार के मौके हैं, तभी तो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ रोज़गार के लिए आते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बनिस्बत सिंध के दीगर अजला से ज़्यादा हैं। यहाँ पे तालीम के हवाले से प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छा काम करते हैं बनिस्बत सिंध के दीगर अजला से। तो कराची के लोगों से कुछ हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं, PMLN और ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान के हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब और हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कराची के लोग, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर रखते हैं, सियासी विजन रखते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो जब देखते हैं कि यार हम जब ट्रैवल करते हैं पूरे पंजाब में बड़ी ज़बरदस्त तरक्की है, बड़ी शानदार प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, तो फिर उस कारकर्दगी की बुनियाद पर PMLN को भी चांस मिलना चाहिए। यहाँ पे हम सारी सीटों पे तकरीबन लोग खड़े करते हैं, शेयर का निशान बैलेट पेपर पे होता है। आप हमें वोट करेंगे तो फिर आप हमसे सवाल करें कि लाहौर में और कराची में फ़र्क क्यों है, कि हम डिलीवरेंस करने के लिए सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि आपको वहाँ पे, बिल्कुल सही शारिक भाई ने कहा कि 18th अमेंडमेंट के बाद जब तक हम यहाँ से जीतेंगे नहीं, जब तक हमारी यहाँ पे नुमाइंदगी नहीं होगी, हम उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकते जिस तरह करना चाहिए। उसके बावजूद भी वफाक सिंध में आप देख रहे हैं कि मोटरवेज के हवाले से भी वो फंडिंग करता रहता है। ये जो मंसूबे लग रहे हैं इसमें भी वफाक की फंडिंग मौजूद है 33% के हवाले से। फिर K4 मंसूबे में वफाक ने फंडिंग, हमेशा वफाक फंडिंग करता है, वो K4 मंसूबा तो अभी सफ़ेद हाथी बनता जा रहा है, पता नहीं क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, लेकिन वफाक पैसे देता रहा है। अभी भी 15 अरब वफाक ने सखर से हैदराबाद मोटरवे के लिए दिए हैं फर्स्ट फेज में, आने वाले दिनों में और पैसे कंप्लीट करके देंगे, लाजमी बात है। हमारा तो शौक है, विजन है कि ये मोटरवे कराची से पेशावर तक 1 लिंक होना चाहिए। तो वफाक अपनी जो भी करेंगे, इससे पहले कराची में अमन अमान के हवाले से मैं समझता हूँ मोहतरम वज़ीर आज़म जब उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कराची में अमन अमान के हवाले से अपने वफाक के फंड्स के दरवाजे खोल दिए थे। उन्होंने कहा था जो कुछ चाहिए मैं दूंगा, मुझे कराची में अमन चाहिए। आपको पता है कराची में अमन नहीं होता था, कराची में अमन बहाल हुआ तो कराची के रोज़गार ने, कराची की इंडस्ट्री ने, कराची के जो हमारे ताजिर तबका उसने बड़ी तरक्की की, उससे अच्छे साइन मिले। फिर लोड शेडिंग पहले की बनिस्बत कम है, पहले ज्यादा होती थी, हम भी शहर में रहते हैं, ज्यादा बढ़ चुकी है। अब मैं अर्ज करूं कि कराची इलेक्ट्रिक की उन्होंने बात की, कराची इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है। अब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि नेपरा भी किसी हद तक उसको रेगुलेट कर सकता है प्राइजेस के हवाले से। बाकी इनके जो अपने लाइन लॉसेज हैं, लोड शेडिंग के इशूज हैं, ये है, इसको भी मिलके, सिर्फ वफाक का काम नहीं है, इसको भी मिलके कराची इलेक्ट्रिक को उसमें इसको लॉ के अंदर और एक जंजीर के अंदर आना पड़ेगा कि भाई अगर आप पैसे भी लेते हो कराची के शहरियों से तो आप फिर उस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड करो और लोड शेडिंग नहीं करो, क्योंकि लोड शेडिंग होगी तो फिर ये सवाल उठेगा कि इलेक्ट्रिक कर क्या रहा है। सही बात तो उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी माजी में रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की पोस्ट पर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ बैठ के नौकरियां करते रहे हैं। मैं उस चीज़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हमारा इदारा है, प्राइवेट ही सही लेकिन हमारा इदारा है क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उस इदारे पर को भी कानून के शिकंजे में आना चाहिए, कानून के एक दायरे में आना चाहिए, उस फ्रेमवर्क में आना चाहिए और उस फ्रेमवर्क में रहकर काम करना चाहिए। सिर्फ नेपरा और फेडरल गवर्नमेंट नहीं, हम सबको मिलकर कराची इलेक्ट्रिक को ठीक करना पड़ेगा। शाहिद जमाल साहब क्या कहेंगे किस हवाले से? यही के इलेक्ट्रिक के हवाले से, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉइंट जोड़ा था तो उन्होंने के इलेक्ट्रिक की वजाहत दी थी। बात करी नेपरा की, देखें लाइसेंस ही वो फेडरल का, नेपरा का ही लाइसेंस ही है। अब ऐसा नहीं है, मैंने खुद अपने हल्के के हवाले से नेपरा को लेटर लिखा, उन्होंने मीटिंग करी, उनका नुमाइंदा सिंध के जो नुमाइंदे थे, जो उनके डायरेक्टर थे, उन्होंने बुलाया। मैंने उनसे पहला सवाल पूछा, मैंने कहा आपसे पहले मीटिंग शुरू करने से एक चीज़ बता दें, आपने के इलेक्ट्रिक को कितना ड्यूरेशन दिए कि आप भाई बिजली बिल पे ना करने पे कितनी लोड शेडिंग कर सकते हैं दिन में? कहता है हमारे कानून में तो है ही नहीं लोड शेडिंग। अच्छा। मतलब कि कोई 6 घंटे का शेड्यूल, 8 घंटे का शेड्यूल, 12 घंटे का शेड्यूल, ये इनफ। इनकी 12 घंटे का शेड्यूल से ऊपर ये किसी भी वेबसाइट पे के इलेक्ट्रिक ने नहीं डाला हुआ,
ठीक है, मगर उस 12 घंटे को ये 18 घंटे और 20 घंटे करते हैं, ये हम सबको पता है। तो आज तो कराची का बेचारा लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें 12 घंटे की जो लोड शेडिंग लिखी है ना इतनी करो, 12 घंटे दे दो, ठीक है, ये कर रहे हैं 16-18 घंटे। इसके बाद उनको पाबंद किया कि भाई आप 12 घंटे से ऊपर नहीं जाओगे, और जो भी है आप उधर के नुमाइंदे से मिलके रिकवरी करवाना आपका काम है, एमपी का काम नहीं है कि लोगों के घरों से जाके बिजली ले। मैं आज सुबह का मैसेज दिखाता हूँ, मेरे हल्के से किसी ने मुझे किया कि इलेक्ट्रिक वाले कुछ मीटर काट के गए थे बिजली बिल ना पे करने के, उस पर 2 दिन बाद आके के इलेक्ट्रिक वाले उनको कुंडा लगा के दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे वीडियोस बना के भेज दो। तो बात इनको इन चीजों को कौन देखेगा, ठीक है, कौन देखेगा? ये मैंने बोला बिल्कुल 18 अमेंडमेंट, हाँ ठीक है, फिर वो और ज्यादा बढ़ेगी लोड शेडिंग, और फिर इनके पास बहाना आएगा, देखिए कुंडे लगे हुए, तो ये मैंने कुंडे कटवाए। मैं जनरेटर के नाम पे जो कुंडे लगाए हुए थे लोगों ने, जो 2-2 हज़ार रुपये में, 3-3 हज़ार रुपये में ठेले पथारे पंचर वालों को, गन्ने की मशीन वालों को जो बिजली दी हुई होती है जनरेटर के नाम पे, वो बिजली के इलेक्ट्रिक की यूज़ हो रही होती है। सब पता है कि इनको नजर नहीं आता कि इलेक्ट्रिक वालों को रोडों पे चलते हुए, मतलब एमपी दिखाएगा उनको कि भाई ये लोड शेडिंग है। 18 अमेंडमेंट की इन्होंने बात करी, मैंने भी करी, बिल्कुल सही है, मगर ऐसा तो नहीं है ना कि सिंध के और कराची के लोगों को गले में पाँव रख के उनका गला दबाया जा रहा हो और वज़ीर आज़म साहब बोलें कि यार ये तो 18 अमेंडमेंट है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं जीतूंगा तो मैं करूंगा। ऐसा नहीं है, वो पाकिस्तान के हर शहर के, हर सूबे के वज़ीर आज़म है। इस चीज़ से हाथ दामन झाड़ के जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि नून लीग के शेर का निशान बैलेट पेपर में कराची में मौजूद है, तो वो उस पर हमें वोट डलेगा तो हम कराची वालों को पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं भी गारंटी बना दूं, अगर ये चले कराची की सारी सीटें जीत के आ गए और हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनती है, तो इनका भी ऐसा हशर करेंगे ना वो, अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, इनका सब शेर का निशान बैलेट पेपर पर ठप्पे, यही आवाम को गलियों में जाके यही बोल लोगे भाई हम एमपी, हमारा काम कानून साजी, हम गटर की लाइन सही नहीं करा सकते, हमारे पास कोई फंड नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हाथ मिला लेंगे इनके जाती काम कराने को पीपल्स पार्टी से, वो आपको करके देगी। तो ये छोड़ दें, वो वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के, मेरे भी वज़ीर आज़म है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ वज़ीर आज़म, और मेरा फ़र्ज़ बनता है तो कराची वालों को इंटरफेयर करें, उनसे पूछें इनके हालात। ये शहर सूबे को भी पालता है, ये शहर मुल्क को भी पालता है, और हमारी क़यादत ख़ासतौर पर सैयद मुस्तफ़ा कमाल बार बार बोल चुके हैं, मीटिंगों में भी वफाक के बोल चुके हैं कि अगर IMF से कोई शहर आपकी जान छुड़ा सकता है वो कराची ही छुड़ा सकता है। आप कराची को एक दफ़ा गले लगाएं, कराची आपको इस मुल्क को बेहतर तरक्की में राह पे गामजन करवा के रहेगा इंशाल्लाह, और कराची वाले ही करवाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या कहेंगे, क्योंकि अब मेरे पास बिल्कुल शॉर्ट टाइम है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि खराबियाँ ज़रूर सिस्टम में मौजूद हैं, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर ही उसका हल निकालना पड़ेगा। सब हम अगर ये कहें कि जी पीपल्स पार्टी करप्ट है, ख़राब है, ये भी ठीक नहीं होगा, और अगर हम ये कहें कि जी अपोजिशन अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही, ये भी ठीक नहीं होगा। हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के बहुत से अच्छे काम भी हैं, बहुत से काम अच्छे नहीं भी होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे कदम बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे को मजबूत करना चाहिए। इस वक्त लोग देख रहे हैं, लोगों की उम्मीदें हम में हैं, तमाम पार्टियों में हैं, PMLN में भी है, MQM में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, तो इसलिए हम समझते हैं कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग राजन साई साहब। शाहिद जमाल साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और प्रोग्राम में जो टाइम दिया, गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूँ मैं नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान एदास को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।